हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप इस साल बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो और आप साइंस फील्ड से हो, यानी कि मैथ से हो या आप बायोलॉजी से हो, तो आपको कौन कौन से एग्जाम्स देने चाहिए। साथ में अपने 12th एग्जाम के साथ साथ आपको कौन से एग्जाम देने चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। और इनके फॉर्म आपको पहले ही भरने होते हैं। ऐसा नहीं कि बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, रिजल्ट आ गया, फिर आप सोच रहे हो कौन सा फॉर्म भरना है। ऐसा आपको नहीं करना है, इसलिए मैं पहले से आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम के फुल प्रिपरेशन के स्ट्रैटेजी पे वीडियो चाहिए कि किस तरह से आप स्ट्रैटेजी रखो ताकि अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको, तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी आपको जल्द वीडियो मिलेगा। सो हम डिस्कस कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए। अब आप चाहे स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप सीबीएसई बोर्ड से हो, सबके लिए सेम ही कॉन्सेप्ट है, सबके लिए सेम ही आगे के फ्यूचर स्कोप्स हैं। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से हो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप आईसीएसई बोर्ड से हो, चाहे आप किसी स्टेट बोर्ड से हो, आप कुछ भी हो, अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो देखना ज़रूरी है। चलिए उनकी बात कर लेते हैं जो खास करके बायो के स्टूडेंट हैं। बोर्ड एग्जाम में मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। साइंस स्टूडेंट्स, अगर आप आगे चल के या तो स्टूडेंट्स मैथ्स लेते हैं या फिर वो क्या लेते हैं, बायोलॉजी लेते हैं, और एक बीच का भी आजकल चला है जो कि है आपका पीसीएमबी भी लेते हैं। ठीक है, पीसीएमबी। तो पीसीएमबी वाले जो मैं बायोलॉजी में बताऊंगी वो भी कर सकते हैं और जो मैं मैथ्स में बताऊंगी वो भी कर सकते हैं। सो पीसीएमबी वालों के लिए कुछ अलग से मैं नहीं बताने वाली हूँ। जो भी बायोलॉजी और मैथ्स में होगा वो दोनों ही कंबाइंडली आपके पीसीएमबी वालों के लिए होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट से। जो आगे चल करके बायोलॉजी लेने वाले हैं यानी कि पीसीबी लेने वाले हैं, वो लोग क्या क्या कर सकते हैं, ऑब्लिक करके मैं पीसीएमबी भी लिख देती हूँ साथ में। ठीक है, वो लोग आगे चल के क्या क्या कर सकते हैं और अभी से उनको कौन से फॉर्म के लिए तैयारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आपका मोस्टली ये आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या प्रिपरेशन कर रखी है, ये आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। अगर आपका सिर्फ 12th का सिलेबस तैयार है और 12th का सिलेबस अच्छे से तैयार है तो आप 12th के साथ साथ सीयूईटी का एग्ज़ाम ज़रूर दें, सीयूईटी यूजी का भी एग्ज़ाम दें। अब सीयूईटी यूजी क्या है, अगर आपको नहीं मालूम तो आप कमेंट कर देना, मैं डिटेल में 2026 के लिए वीडियो बना दूंगी। तो सीयूईटी यूजी का आपको एग्ज़ाम देना होता है। सीयूईटी यूजी एग्ज़ाम देने के बाद आप फिर क्या कर सकते हो, आप बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है और 12th के बाद आपको गैप नहीं लेना पड़ता। ठीक है, और अगर आप सोच रहे हो कि हम नीट जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो फिर आप 12th के साथ साथ नीट का एग्ज़ाम का फॉर्म भी भर सकते हो। 12th के साथ साथ नीट यूजी भी आप दे सकते हो। एक बार प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हो और तैयारी अच्छी है तो फुल एंड फाइनल दे दो, साल क्यों बर्बाद करना है, राइट। तो सीयूईटी यूजी, नीट यूजी। तीसरे एग्जाम की बात कर लेते हैं कि इन केस अगर आपको ऐसा है कि 12th के बाद मुझे ड्रॉप नहीं लेना और मेडिकल फील्ड में जाना है, तो 12th के बाद विदाउट ड्रॉप मेडिकल फील्ड में जाने के लिए, विदाउट ड्रॉप मेडिकल फील्ड में जाने के लिए आपके लिए मैं कुछ एग्ज़ाम बता रही हूँ, वो आप ज़रूर दे देना। एक तो आप नीट का एग्ज़ाम दोगे और सीयूटी का एग्ज़ाम दोगे, ये सबके लिए कॉमन है, ये तो आपको देना ही देना है। और बिना ड्रॉप के आप मेडिकल में जाना चाहते हो तो मैं कुछ एग्ज़ाम के नाम गिनवा रही हूँ, ये एग्ज़ाम आप एक बार ध्यान देना। एक है आपका एम्स में दो आता है आपका एम्स, एग्ज़ाम का नाम तो एम्स पार है, लेकिन इस एम्स पार वाले एग्ज़ाम में दो फॉर्म निकलते हैं, मतलब हेडिंग यही रहती है एग्ज़ाम की, लेकिन इसमें फर्दर दो सब टॉपिक होते हैं। एक होता है आपका नर्सिंग, 12th के बाद जो नर्सिंग दे सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकती हैं, बॉयज़ नहीं दे सकते। ठीक है, और पैरामेडिकल गर्ल्स प्लस बॉयज़ दोनों दे सकते हैं, एम्स पैरामेडिकल। और अगर डॉक्टर बनने वाले कोर्स को छोड़ करके अगर कोई टॉप कोर्स मैं आपको बताऊं तो यही दोनों मैं कहूँगी आपको, क्योंकि अगर आप नीट के थ्रू जाते हो तो नीट के थ्रू आप एमबीबीएस कर सकते हो, ठीक है, बीडीएस कर सकते हो, ठीक है, साथ साथ में आयुष के कोर्सेज कर सकते हो जो कि है आपका बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, बीएसएमएस। तो ये डॉक्टर वाले कोर्स होते हैं। इसे आप बीएससी नर्सिंग में भी जा सकते हो, हालांकि बहुत टफ होता है, पर बीएससी नर्सिंग में भी जा सकते हो। सो ये डॉक्टर वाले कोर्सेज है। डॉक्टर वाले कोर्सेज को छोड़ करके अगर मेडिकल फील्ड में आप कुछ करना चाहते हो तो एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग सबसे टॉप लेवल के संस्थान है, वहाँ से आप अपना कोर्स कर सकते हो।
ठीक है। और ये कोर्स करने के बाद आगे करियर स्कोप भी बहुत ब्राइट रहता है। मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, क्योंकि आपको समझ में सारी चीज़ें आनी चाहिए। समझ में नहीं आएगा तो आप डिसाइड कैसे करोगे आगे, राइट? इसलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में समझाते चल रही हूँ। टाइम भले ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपके फ्यूचर का सवाल है तो क्यों ना डिटेल में हम चीज़ों को समझें, ठीक है। देखिए, अगर आप CUT UG का एग्जाम देते हो तो क्या होगा, अभी मैं लास्ट में बताऊंगी। नीट UG से आप इतना जानो कि आप डॉक्टर बनते हो। डॉक्टर बनने के लिए MBBS BDS और आयुष कोर्स होते हैं, इसको भी अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। विदाउट ड्रॉप मेडिकल में एम्स पार की हम अभी बात कर रहे हैं। एम्स पार का पेपर पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी, ये सब अगर अलग से वीडियोस जाननी है तो अनूप सर ने वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। हर एक टॉपिक पे अलग से वीडियोस बनी हुई हैं, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। इस वीडियो में सारे जो एग्जाम्स बताऊंगी उसका मोटा मोटा हम डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड डिटेल जानना है तो बस आप यूट्यूब पे टाइप कर लीजिएगा CUT UG डिटेल स्पार्कअप क्लासेस, नीट UG डिटेल स्पार्कअप क्लासेस, ठीक है, एम्स पार स्पार्कअप क्लासेस, सब कुछ पे वीडियो बना हुआ है, आपको मिल जाएगा। पर मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे रही हूँ। देखिए, नर्सिंग, मान लेते हैं आपने नर्सिंग किया। नर्सिंग आपका 4 साल का कोर्स होगा, और 4 साल का कोर्स करने के बाद क्या नौकरी लग जाती है तुरंत? नहीं, आपको नॉर्सेट का एग्जाम देना पड़ता है। कहीं भी नौकरी, कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसके बाद नौकरी तुरंत लग जाए। ये सिर्फ भ्रम की बात है, ये बात अपने दिमाग से निकाल देना। तुरंत नौकरी किसी कोर्स के बाद नहीं लगती है, आपको एटलीस्ट इंटरव्यू या एग्जाम देना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है किसी अच्छे जगह से पढ़ रहे हो तो चांसेस आपके बढ़ जाएं, लेकिन ऐसे ही किसी कोर्स को करने के बाद नौकरी रखी हो, ऐसा नहीं होता। वो MBBS में भी नहीं होता। आप सोचो कि MBBS कर लिया तो नौकरी हमारे लिए रखी होगी, हम अपने आप डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं, आपको वैकेंसी आने पे अप्लाई करना होता है या अपना खुद का क्लिनिक खोलना होता है, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ता है। ऐसे डायरेक्ट नहीं मिल जाती नौकरी, ठीक है। अभी 12th के बाद आप कोई कोर्स करो और वो कोर्स आपकी नौकरी की संभावना को बढ़ा देगा, ठीक है। चलो, एम्स पार जो एग्जाम है उसमें नर्सिंग में अगर आप नर्सिंग यहाँ से कर लेते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है नॉर्सेट एग्जाम निकालने की। और नॉर्सेट लड़का लड़की दोनों दे सकते हैं। अगर आप लड़के हो और कहीं और से आपने नर्सिंग कर रखी है तो भी आप नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हो। नॉर्सेट एग्जाम देने के बाद क्या होता है कि आप अगर क्वालिफाई कर ले जाते हो तो 70,000 रुपये महीने की तनख्वाह पे आपको नर्सिंग ऑफिसर हायर कर लिया जाता है, और ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है, ठीक है। ऐसे ही पैरामेडिकल, अगर कोई बच्चा पैरामेडिकल करता है, पैरामेडिकल भी 3 से 4 साल का कोर्स होता है, डिपेंड ऑन कौन सा पैरामेडिकल है। पैरामेडिकल में बहुत कुछ आता है, BOTT, BMRIT, बहुत कुछ आता है। पैरामेडिकल की पूरी जानकारी चाहिए, कमेंट करना, एक नया वीडियो पैरामेडिकल की पूरी जानकारी पे A to Z मैं आपके लिए बना दूंगी। हालांकि पुराने वीडियोस भी अपलोडेड है, आप वो भी देख सकते हो। तो पैरामेडिकल जब कोई करता है तो पैरामेडिकल करने के बाद एक फॉर्म आता है एम्स CRE। वैसे बहुत सारे फॉर्म आते हैं, लेकिन एम्स CRE उनमें से सबसे टॉप का फॉर्म है। एम्स CRE का फुल फॉर्म होता है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये एग्जाम देने के बाद आपकी अगेन 40,000 से 70,000 तक की नौकरी लगती है, डिपेंड ऑन कि आपने पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स किया हुआ है। तो ये प्रोसेस होता है। विदाउट ड्रॉप अगर मेडिकल करना चाहते हो तो फिर ये वाला सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होता है, ठीक है। अच्छा, और ये एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं होता। एम्स पार के बाद बताऊं तो 11th और 12th का सिलेबस आता है। सिंपली नर्सिंग में GK के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैरामेडिकल में तो सिर्फ और सिर्फ 11th 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाती है, ठीक है। अगर आप इन सब एग्जाम्स की, नर्सिंग एग्जाम की या पैरामेडिकल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे स्पार्कअप स्टडी चैनल पे विजिट कर सकते हो। उस पर प्रिपरेशन नर्सिंग के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत जल्द उसमें वीडियोस मैं डाल दूंगी। और ऑलरेडी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, बस प्लेलिस्ट में नहीं डाली है। आप अगर ये वीडियो कुछ देर बाद देख रहे हो तो वो प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। स्पार्कअप स्टडी नाम से चैनल है। जैसे ये चैनल हमारा स्पार्कअप क्लासेस है, वैसे ही दूसरा वाला चैनल स्पार्कअप स्टडी है जिसपे तैयारी कराई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। अच्छा, नेक्स्ट, विदाउट ड्रॉप मेडिकल के लिए एक तो ऑप्शन था एम्स पार। दूसरे ऑप्शन की बात कर लें तो दूसरा ऑप्शन होता है आपके स्टेट का एग्जाम, स्टेट नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम्स, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम्स। देखिए, हर स्टेट का अपना खुद का नर्सिंग और पैरामेडिकल का एग्जाम होता है। जैसे यूपी की बात करूं तो UP CNET, UP CPET, UP CP नेट,
ठीक है। इसी तरह से बिहार की बात करूं तो BCECE, अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं तो JKBOPEE, ठीक है। झारखंड की बात करूं तो JCECE, महाराष्ट्र की बात करूं तो MHSET, ठीक है। MP की बात करूं MPPNST। ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट हैं उनका खुद का एग्जाम होता है, वो एग्जाम आप दे सकते हो। और एग्जाम देने के बाद अगेन आप इस वाले क्षेत्र में यानी कि नॉर्सेट और एमसीआरई में एंट्री मार सकते हो, ठीक है। इनमें भी आपका 11th प्लस 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ही सिलेबस पूछा जाता है। अच्छा, नेक्स्ट, अगर आप विदाउट ड्रॉप मेडिकल करना चाहते हो तो आपके लिए एक CUET भी अच्छा ऑप्शन है। CUET से भी आप पैरामेडिकल और नर्सिंग कर सकते हो, लेकिन CUET से पैरामेडिकल नर्सिंग करने में आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज देखने को मिलेंगे, गवर्नमेंट नहीं मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, नर्सिंग आप नीट UG से भी कर सकते हो, लेकिन नीट UG में भी आपको क्या है ना, बहुत ही कम कॉलेज देखने को मिलेंगे और ज़्यादातर लड़कियों के लिए सिर्फ एक कॉलेज लड़कों के लिए है, वो भी है BHU। ओके, अच्छा, तो विदाउट ड्रॉप मेडिकल की मैंने बात कर ली। अच्छा, अगर आप ये चाहते हो कि हम रिसर्च करें, हम साइंटिस्ट वगैरह बने, तो आपके लिए 2 एग्ज़ाम हैं। एक है आपका आइजर IAT, अगर इसकी डिटेल पे वीडियो चाहते हो 2026 के लिए कमेंट करना। दूसरा है आपका नाइजर नेस्ट। ये 2 एग्ज़ाम हैं जिससे आप साइंटिस्ट बन सकते हो, रिसर्च के फील्ड में जा सकते हो। और ये 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद आपका एडमिशन होता है एक कोर्स में जिसे हम कहते हैं BSMS इंटीग्रेटेड कोर्स। इस कोर्स में आपका एडमिशन होता है और फिर आप साइंटिस्ट बनने के फील्ड में जाते हो। ये एग्ज़ाम मैथ वाले भी दे सकते हैं, बायो वाले भी दे सकते हैं। ओके, तो ये सारे एग्ज़ाम मेरी नज़र में आपके लिए द बेस्ट एग्ज़ाम्स हैं अगर आप बायो की फील्ड से आगे बढ़ना चाहते हो। अब एक एक एग्ज़ाम का और ज़्यादा डिटेल हम डिस्कशन कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आइजर नाइजर का इकट्ठे डिस्कस करेंगे, जब हम मैथ्स का भी मैं आपको बता दूंगी, उसके बाद आइजर नाइजर का इकट्ठे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं एक एक एग्ज़ाम की। इनमें से जो पहला एग्ज़ाम मैंने बताया था CUET UG, सबसे आसान एग्ज़ाम आपको यही पड़ेगा, CUET UG, ठीक है। सबसे आसान एग्ज़ाम आपको यही पड़ेगा। और CUET एग्ज़ाम देने की खास बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 12th का सिलेबस आता है, 11th के सिलेबस से कोई मतलब नहीं, इसलिए ये आपको ज़्यादा आसान पड़ता है। इसकी भी प्रिपरेशन हमारे स्पार्क अप स्टडी चैनल पे चल रही है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 12th का सिलेबस इसमें सिर्फ और सिर्फ आता है, प्लस आप जो सब्जेक्ट लेना चाहो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो, चुनाव आपके ऊपर है, लेकिन जो कोर्स करना है उससे रिलेटेड ही सब्जेक्ट लेने होते हैं। CUET UG एग्ज़ाम देकर के आप बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। आप मतलब चाहो तो BSc का कोर्स कर सकते हो, आप चाहो तो BTech का कोर्स कर सकते हो, आप चाहो तो नर्सिंग कर सकते हो, आप चाहो तो पैरामेडिकल का कोर्स कर सकते हो, ठीक है, पैरामेडिकल। आप चाहो तो डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। आप चाहो तो कोई लैंग्वेज का कोर्स कर सकते हो, आप चाहो तो कोई स्किल सीख सकते हो, जैसे कि आप म्यूज़िक में जा सकते हो, आर्ट्स में जा सकते हो, ठीक है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में जा सकते हो, यानी कि डांस वगैरह, नृत्य कला जो आपकी होती है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, या फिर मूर्ति कला जो होती है। परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब जो भी आप करके कोई आर्ट बनाते हो, जैसे मूर्तियां बनाई जाती हैं, डांस किया जाता है, तो परफॉर्मेंस जो चीज़ की दी जाती है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स का कोर्स होता है, ठीक है। तो ये सारे तरह के कोर्सेज आप कर सकते हो। और ऐसा ही नहीं, अगर बीटेक में बताऊं तो बीटेक में बहुत सारे फील्ड है। बीटेक में CS है, कंप्यूटर साइंस है, बीटेक में आपका बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, बीटेक में आपका फूड साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी आप इसे कह सकते हो, बीटेक में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है, बीटेक में आपका सिविल इंजीनियरिंग है, बीटेक में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं। ऐसे ही BSc में आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं, BSc बायोलॉजी है, BSc जूलॉजी है, BSc बॉटनी है, BSc आपका माइक्रोबायोलॉजी है, BSc आपका बायोटेक्नोलॉजी है, बहुत सारे कोर्सेज इसके अंतर्गत आते हैं। ओके, बहुत सारे कोर्स आपके BSc में आते हैं, बीटेक में आते हैं। नर्सिंग में आपका ANM होता है, ठीक है, GNM होता है, BSc नर्सिंग होता है, ठीक है, ये सारे कोर्सेज आते हैं। पैरामेडिकल में भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा में भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो, म्यूजिक, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मतलब बहुत सारे कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो अगर आप CUET UG का एग्जाम देते हो। लेकिन CUET UG के एग्जाम में ना बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको सारे नहीं लेने होते, आपको वो लेने होते हैं। पहले तो आपको चुनना होता है कि आपको क्या करना है,
चुनने के बाद उसके हिसाब से सब्जेक्ट लेने होते हैं। तो CUT UG 2026 पे आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना, करीबन 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन लगेगा CUT UG एग्ज़ाम के बारे में समझाने के लिए। 2026 के लिए पुरानी वीडियोस यहाँ पे काम नहीं करेंगे क्योंकि CUT UG में हर साल बदलाव आता जाता है। 2026 के लिए आप न्यू वीडियो चाहते हो, कमेंट करना, बहुत जल्द आपको 2026 CUT UG की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो CUT UG का मोटा मोटा आप इतना समझो। ऐसे ही मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होता है, BSc के सारे ऑप्शन होते हैं। मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको लिख देती हूँ दूसरे कलर से। मैथ स्टूडेंट्स के लिए CUT UG के जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा BSc फिजिक्स, BSc बायोलॉजी, BSc केमिस्ट्री, सॉरी BSc फिजिक्स, BSc मैथ, BSc फिजिक्स, BSc मैथ, BSc केमिस्ट्री होता है आपका। इसी तरह से BSc आपका स्टैटिस्टिक्स होता है। बहुत सारे मैथ्स के ऑप्शन होते हैं, जितने भी तरह का मैथ्स से रिलेटेड आप BSc सोच सकते हो वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ अवेलेबल होते हैं। ऐसे ही BTech करने के लिए भी मैथ वाले तो बहुत ज़्यादा एलिजिबल हैं। नर्सिंग के लिए भी मैथ वाले एलिजिबल हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ANM एंड GNM कोर्स के लिए। BSc नर्सिंग के लिए मैथ वाले एलिजिबल नहीं होते। पैरामेडिकल में भी मैथ वाले एलिजिबल होते हैं, लेकिन मैथ वाले सिर्फ और सिर्फ B फार्मा, D फार्मा और डिप्लोमा पैरामेडिकल के लिए एलिजिबल होते हैं। डिप्लोमा पैरामेडिकल और ऑल्सो फॉर BOTT। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, B ऑप्टोमेट्री, इनके लिए मैथ वाले भी एलिजिबल होते हैं। ये वाले मैथ वाले भी स्टूडेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज का कोर्स भी मैथ वाले स्टूडेंट कर सकते हैं। किसी दूसरे फील्ड में डिप्लोमा, जैसे कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा मैथ वाले कर सकते हैं। म्यूजिक, आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये सब में भी मैथ वाले जा सकते हैं। तो ये मैथ, बायो, आर्ट्स सारी तरह के स्टूडेंट्स के लिए होता है। आगे बात करते हैं। आगे हम बात कर रहे थे नीट एग्ज़ाम की। नीट एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। नीट यूजी, नीट यूजी एग्ज़ाम तो बहुत टफ नहीं होता, लेकिन इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि ये टफ बन जाता है। इसमें ज़्यादा कंपटीशन होने की वजह से ये आपका टफ बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हाई कंपटीशन हमेशा रहता है, हाई कंपटीशन और सीटें बहुत कम। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो तब तो इजीली चले जाओ, आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस की, तो फिर आपको थोड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा और अच्छे से इसको क्रैक करना पड़ेगा। इसमें आपको 11th प्लस 12th की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, इसकी भी प्रिपरेशन हमारे स्पार्कअप स्टडी चैनल पे चल रही है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, कोई लाइव क्लास नहीं चलती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, पर सारे सिलेबस आपके कवर कराए जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो स्पार्कअप स्टडी पे, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। तो 11th प्लस 12th का PCB आपका इसमें आता है। ठीक है, अच्छा वन मोर थिंग, इससे आप MBBS कर सकते हो क्वालिफाई करने के बाद, इससे आप BDS कर सकते हो, इससे आप BA MS कर सकते हो, इससे आप BUMS कर सकते हो, इससे आप BSMS कर सकते हो। ठीक है, BSMS कर सकते हो, इससे आप BHMS कर सकते हो। ठीक है, इतने सारे कोर्सेज कर सकते हो, इससे आप BNYS कर सकते हो। ये सारे कोर्सेज, इनमें से कोई भी कोर्स आप करो तो इससे आप डॉक्टर कहलाओगे, डॉक्टर कहलाओगे। ये सारे कोर्स कर सकते हो। प्लस इसके अलावा 2 और कोर्स इसमें होते हैं। एक होता है आपका BSc नर्सिंग और दूसरा होता है B फार्मा आयुर्वेदा। लेकिन अगर कोई सिर्फ इसके लिए नीट एग्जाम देने जा रहा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी आप दूसरा एग्जाम दो, फिर नीट का मत दो। नीट का एग्जाम देना तो इन कोर्सेज के लिए आप दीजिए। हाँ, नहीं सिलेक्शन हो जाने पे आप यहाँ पे जाइए। पूछिए क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि BSc नर्सिंग में केवल 7 कॉलेजेस हैं, जिनमें से अगर लड़कों के लिए बात करूँ तो केवल 1 कॉलेज है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। B फार्मा की बात करूं तो इसका भी एक ही कॉलेज है, वो भी गुजरात में, इसकी भी बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती है। मतलब और एग्ज़ाम्स की अगर हम देखा जाए तो उसके हिसाब से BSc नर्सिंग और B फार्मा आयुर्वेदा के लिए ये एग्ज़ाम आपका टफ पड़ता है। ठीक है, तो सिर्फ इसके लिए ये एग्ज़ाम देना चाहते हो तो मत देना, ये वाले कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम दो। नहीं हुआ तो इसमें आप कर सकते हो उस एग्ज़ाम के थ्रू। ओके, समझ में आ गई बात? बाकी आप चाहो दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन की बात नहीं है, मैंने एक सुझाव दिया है आपको। समझ गए? नीट 2026 पे मैंने डिटेल वीडियो बना रखी है A to Z पूरी जानकारी के साथ, आप देख सकते हो इस वीडियो में। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है आपका, इसके बाद मैंने आपको बताया था एम्स पार, जस्ट अ मिनट। इसके बाद मैंने आपको बताया था एम्स पार।
हालांकि एम्स पार एग्जाम में बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, लेकिन जो मुख्य है, जो 12th पास के बाद आप दे सकते हो, वो है आपका एक तो नर्सिंग, नर्सिंग में भी नर्सिंग ऑनर्स, ठीक है, नर्सिंग ऑनर्स, और ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियां दे सकती हैं, लड़के नहीं दे सकते। बात समझ में आ रही है? अच्छा, दूसरा होता है आपका पैरामेडिकल, पैरामेडिकल, और ये लड़के और लड़कियां दोनों दे सकते हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स दोनों दे सकते हैं, बॉयज़ प्लस गर्ल्स। इसकी तो डिटेल हमने डिस्कशन की ही। नर्सिंग में इतना जानिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है 11th प्लस 12th का, प्लस साथ साथ में जनरल टेस्ट भी होता है आपका। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आता है बस 11th प्लस 12th का, इसमें कोई जनरल टेस्ट नहीं होता, और ये आसान पड़ता है, पैरामेडिकल आपका आसान पड़ता है, ठीक है। तो इसकी डिटेल जानकारी अनूप सर ने इस वीडियो में बताई है, आप जाके देख सकते हो, और इस पे भी हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, वो भी आप स्पार्क अप स्टडी से फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगला, डिस्क्रिप्शन में आपको स्पार्क अप स्टडी चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। अगला, इसके बाद जो मैंने आपको एग्जाम बताया, वो बताया कि स्टेट के पैरामेडिकल एंड नर्सिंग एग्जाम्स, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। हर स्टेट का पैरामेडिकल और नर्सिंग एग्जाम होता है जिसमें 11th और 12th का सिलेबस पूछा जाता है, तो इसको मैं हटा दे रही हूँ। हम बात कर रहे हैं आइजर और नाइजर की, आइजर एंड नाइजर। देखिए, आइजर नाइजर का भी अपना अलग अलग स्कोप है, और इससे आप क्या बनते हो, इससे आप बनते हो साइंटिस्ट, या फिर आप अपने आप को रिसर्चर कह सकते हो। इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो इंडिया में बहुत सारे आइजर की संस्थाएं हैं, बहुत सारे नाइजर की संस्थाएं हैं, उनमें आप जा सकते हो, ठीक है। आइजर के लिए जो एग्जाम होता है उसे हम कहते हैं आइजर आईआईटी। नाइजर में जो एग्जाम होता है वो होता है आपका नाइजर नेस्ट। इसके फॉर्म आते हैं, फॉर्म आने के बाद आपको अप्लाई करना होता है, ठीक है। अच्छा, तो आईआईटी एग्जाम के बाद क्या है, आईआईटी एग्जाम में आपका अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाता है, साथ साथ में मुश्किल की बात यह है मैथ भी पूछा जाता है। इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस आपका मैथ भी आता है, लेकिन ऑप्शनल होता है कि आप कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। इस साल ऑप्शनल था, अगले साल हो सकता है कोई चेंज कर दे, क्योंकि इनमें क्या है ना, कभी कभी चारों सब्जेक्ट पूछ लेता है, कभी कभी 3 सब्जेक्ट पूछता है, डिपेंड्स ऑन कि किस ईयर क्या रोल है। तो आपको इसके लिए थोड़ा रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि आप साइंटिस्ट बन रहे हो तो सब कुछ आना चाहिए। ये एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपका जिस कोर्स में एडमिशन होता है उस कोर्स का नाम होता है बीएसएमएस, बीएसएमएस, और ये होता है इंटीग्रेटेड कोर्स। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड मतलब कि 5 साल का, 5 ईयर। और जब आप ये पढ़ के निकलोगे तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट कहा जाएगा, यानी कि जैसे आप जानते हो बीएससी होता है, बीएससी के बाद एमएससी होता है, वैसे ही बीएस और एमएस आपको इकट्ठे उसकी डिग्री दी जाती है। ये एक तरह से बीएससी एमएससी ही है, लेकिन बीएससी एमएससी जब थोड़े अच्छे से रिसर्च के लेवल पे चले और अच्छे से चले तो उसे हम बीएसएमएस कह देते हैं, ठीक है। यानी कि अगर बीएससी एमएससी को आप जानते हो, बीएससी एमएससी क्या होता है, तो उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप आपका बीएसएमएस है। और ये दोनों डिग्री आपको एक साथ मिल रही है, और ये 5 साल का कोर्स है, और ये करने के बाद डायरेक्ट आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाओगे, और बहुत अच्छे से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉरेन में भी, इंडिया में भी रिसर्चर कहलाने की। और आप अगर रिसर्चर मतलब ये करने के बाद आप अगर पीएचडी में एडमिशन ले लेते हो तो खाली आपको पढ़ाई करने का भी, विदेशों की अगर बात करूं, क्योंकि आइजर से अगर आप जा रहे हो तो विदेशों में जाने की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और पीएचडी आपकी फुल्ली फंडेड होती है, यानी कि एक भी रुपया आपका विदेशों में नहीं लगता है, ऊपर से आपको स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं तो 40 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की, 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप मिलती है हर साल, ठीक है। ये तो पीएचडी का फॉरेन में आपका क्रेज़ है, आप समझ सकते हो, साइंटिस्ट को फॉरेन में इतने तक की सैलरी मिलती है, राइट। सैलरी कहो, स्कॉलरशिप कहो, एज योर विश। लेकिन हाँ, ये है कि ये कोई जॉब नहीं है, आपको साइंटिस्ट की तरह काम करना होगा, साइंटिस्ट की तरह सोचना होगा। और लोग तो 4-5 घंटे जॉब करके छुट्टी पा जाते हैं, अपना घूमते फिरते हैं, लेकिन आपको एक साइंटिस्ट की तरह काम करना होगा। साइंटिस्ट हर वक्त सोचता रहता है कुछ नया बनाने के बारे में, राइट। तो ये उससे रिलेटेड आपका एग्ज़ाम है। अगला, ये तो थी बायो वालों की स्पेशली बात। अब हम बात कर लेते हैं मैथ स्टूडेंट्स की, यानी कि पीसीएम, या फिर अगर आप पीसीएमबी हो तो भी आपके लिए सेम बात है, ओके, क्योंकि पीसीएमबी वाले दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं पीसीएम वाले, तो इनके लिए मेन एग्ज़ाम होता है आपका जेई का एग्ज़ाम।
जेई में दो एग्जाम होते हैं, एक होता है जेई मेंस, 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है, और एक होता है जेई एडवांस, जेई एडवांस्ड, ठीक है। जेई मेंस, जेई एडवांस। जेई मेंस कंपैरेटिवली इजी होता है, लेकिन जेई एडवांस बहुत टफ होता है। जेई मेंस की अगर हम बात करें तो जेई मेंस जो है इसमें आपका 11th प्लस 12th का कंप्लीट सिलेबस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और जेई एडवांस में भी सेम चीज़ आती है, लेकिन एडवांस में बहुत टफ लेवल का चीज़ें पूछा जाता है। मेंस क्वालिफाई करने पे आप कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में, एनआईटी कॉलेज में जा सकते हो, लेकिन आप आईआईटी में नहीं जा सकते, आईआईटी में नहीं जा सकते। लेकिन एडवांस क्लियर करने के बाद आप इंडिया के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकते हो, आप आईआईटी में भी जा सकते हो। क्लियर। सो सबसे टॉप लेवल का जो एग्जाम है मैथ के फील्ड में वो होता है जेई मेंस एंड एडवांस, ठीक है। तो शुरुआत में आपको जेई मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। जो जेई मेंस निकाल लेता है वही एडवांस में जा सकता है, आप डायरेक्टली एडवांस में नहीं जा सकते। और इसको करने के लिए भी आपको 3 अटेम्प्ट ही मिलते हैं। जेई एडवांस के लिए 2 अटेम्प्ट, मेंस के लिए 3 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर इस पर आपको डिटेल जानकारी चाहिए 2026 के लिए, कॉमेंट में मैंशन करिएगा, बहुत ही डिटेल जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपको ये नहीं मालूम है कि कौन सा एग्जाम का फॉर्म कब आता है, तो वो भी अभी मैं लास्ट में बताऊंगी, आप फिक्र मत करिए। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने बताया सीयूईटी एग्जाम वो मैथ वाले भी दे सकते हैं, वो भी है आपके लिए। दूसरा मैंने आपको बताया एम्स पार। एम्स पार में जो आपका पैरामेडिकल का एग्जाम है वो भी लड़के दे सकते हैं। और पैरामेडिकल में 3 कोर्स आप कर सकते हो। एक है आपका बी ऑप्टोमेट्री, दूसरा है आपका बीएससी रेडियोलॉजी, तीसरा है आपका बीएससी रेडियोग्राफी। सब पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हो। मैं मोटा मोटी बता देती हूँ। ऑप्टोमेट्री वाले वो होते हैं जो चश्मों से रिलेटेड काम करते हैं, आई चेकअप का काम करते हैं। रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी वालों का काम थोड़ा थोड़ा सा ही अलग होता है, पर मोटा मोटी आप ये समझ लो कि एक्सरे जैसा कुछ काम इनके आता है, या फिर कैंसर का रेडिएशन की मदद से जो ट्रीटमेंट होता है वो ये लोग करते हैं, राइट। अच्छा, तो एम्स पार में पैरामेडिकल में ये तीनों कोर्सेज के लिए आप एग्जाम दे सकते हो अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो। नेक्स्ट, आप कुछ स्टेट के पैरामेडिकल एग्जाम्स दे सकते हो, क्योंकि स्टेट पैरामेडिकल एग्जाम्स जो हैं वो मैथ वालों के लिए भी होते हैं। आप चाहो तो जीएनएम का कोर्स कर सकते हो। जीएनएम ये एक तरह का नर्स होता है, नर्स की तरह काम होता है इनका। अच्छा, और एएनएम का भी कोर्स कर सकते हो, लड़कियां कर सकती हैं। एएनएम का भी कोर्स किया जा सकता है अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो। साथ ही साथ आप कोई भी डिप्लोमा के लिए फॉर्म भर सकते हो, डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हो, ठीक है। डिप्लोमा का आप कोई भी कोर्स कर सकते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो या मेडिकल का हो। मैक्सिमम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए मैथ वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल होते हैं। अगला मैं आपको बात बताऊं, अगला आप क्या कर सकते हो, आप आइजर नाइजर का, जैसा कि मैंने उसमें बताया था, आइजर नाइजर बायो वालों के लिए वो एग्जाम दे सकते हो। आइजर का आईआईटी एग्जाम होता है, नाइजर का नेस्ट एग्जाम होता है, वो आप दे सकते हो। तो आप जो 12th में पढ़ रहे हो उसी से रिलेटेड सिलेबस इन सब में आता है। मैथ वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आएगा, बायो वालों के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आएगा। ये सारे एग्जाम्स आपके लिए एकदम कंफर्टेबल एग्जाम्स हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल, चाहे आप बायो से हो, चाहे आप मैथ से हो, या फिर आप बायो मैथ्स दोनों से हो, बायो से हो या मैथ से हो, दोनों लोग गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ जा सकते हैं। लेकिन कोई गवर्नमेंट एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछा जाए, वो आपके लिए टफ पड़ेगा, आपके सिलेबस से बिल्कुल अलग पड़ेगा। इसलिए आप चाहो तो गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जा सकते हो। और गवर्नमेंट एग्जाम की कोई डेट नहीं होती, कभी भी कोई भी एग्जाम होता चला जाता है। हाँ, जो बड़े लेवल के गवर्नमेंट एग्जाम है, जैसे कि आपका यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, इनकी प्रॉपर डेट्स आती हैं। तो मैं गवर्नमेंट एग्जाम की यहाँ बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ वो चीज़ की बात कर रही हूँ जो अपने 12th के साथ आप दे सको और आसानी से क्वालिफाई भी कर सको। तो वो सारे एग्जाम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। वन मोर थिंग, कुछ स्टूडेंट्स टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, वो टीचर बनना चाहते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी मैं चीज़ें बता देती हूँ। चाहे आप बायो के हो या मैथ के हो या आप पीसीएमबी से हो, आप टीचिंग के फील्ड में भी जा सकते हो 12th पास करके। लेकिन टीचिंग के फील्ड में जाने के लिए कम से कम आपको ग्रेजुएशन तो करना होगा। अब जो भी मैंने कोर्सेज आपको बताए हैं, जस्ट अ मिनट, ग्रेजुएशन, अरे बात करते हुए ना स्पेलिंग का ध्यान नहीं रहता, ग्रेजुएशन, ओके।
सो टीचिंग के लिए आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। ग्रेजुएशन का मतलब वही आपका बीए, बीएससी। अच्छा, मैंने जो सीयूटी का एग्जाम बताया था ना, उसमें बीए भी आता है। बीए भी आप कर सकते हो, चाहे आप मैथ से हो या बायो से हो। बीए, बीएससी या बीटेक, कोई भी, जितने भी कोर्स मैंने अभी आपको बताया ना, वो सारे ही ग्रेजुएशन के कोर्स है, उसमें से कोई भी कर लो। वो कोर्स करने के बाद आपको आगे चल के बीएड करना पड़ेगा या फिर आपको डीएलएड करना पड़ेगा, डीएलएड करना पड़ेगा। इनमें से कोई कोर्स करके फिर आप टीचिंग फील्ड में जा सकते हो। तो पहले तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, उसके लिए आप कोई भी एग्जाम देना चाहते हो, अभी से पहले मैंने जितना भी डिस्कस किया वो दे करके आप जा सकते हो। ओके, आपको अगर दूसरे किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर्म के डेट बताऊं कि इन सबके फॉर्म कब आते हैं? फॉर्म तो जितने भी मैंने एग्जाम बताए सबके फॉर्म आपके फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच में आ जाते हैं। और कुछ कुछ बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के जो फॉर्म है वो आपके जून जुलाई तक भी आते हैं। तो फरवरी से लेकर के अप्रैल तक आपको खास करके सतर्क रखना है, हर एक फॉर्म उसी बीच आएगा। हाँ, लेकिन एक जो आपका फॉर्म है जेई का, वो बहुत पहले आ जाता है, वो नवंबर दिसंबर में आपका आ जाता है, तो इसके लिए आप सतर्क रहना। बाकी सारे फॉर्म जो हैं वो आपके फरवरी के बाद आते हैं। ओके, सो अगर आपको फॉर्म के बारे में पता नहीं चल पा रहा हो, आप चाहते हैं कि हम आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म करते रहे, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 8957391589। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ये हमारा क्या है? ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 का पेमेंट करके आप हमसे नॉर्मली बात कर सकते हो। या फिर आप ये चाहते हो कि हमें किसी एग्ज़ाम के लिए, पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हो कि हम उससे रिलेटेड हर एक अपडेट आपको फ़ोन करके बताते रहे कि देखिए फॉर्म आ गया, देखिए एडमिट कार्ड आ गया, देखिए आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ये वाले एग्ज़ाम का फॉर्म आ गया, आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया, आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई। आप चाहते हो कि हम फ़ोन करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर लीजिए। जितने भी एग्ज़ाम्स की आप इन्फॉर्मेशन चाहते होंगे उनके अकॉर्डिंग हम आपको चार्जेस बता देंगे। वो चार्जेस पे करने के बाद आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करिएगा, हम आपको फोन करके अपडेट देते रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपडेट्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिए। उसमें आपको कंटिन्यूअसली अपडेट्स मिलते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको वो चेक करना पड़ेगा। अगर आप निश्चिंत होकर ये चाहते हो कि हम तैयारी करें और हम आपको कॉल करके बताते रहें, तो आप इस सुविधा का फायदा उठा सकते हो। 200 दे के पहले बात कर सकते हो। बात करने के बाद जितने भी एग्जाम्स की आपको अपडेट चाहिए होगी, A to Z जहां तक की आपको अपडेट्स चाहिए होगी, हम कॉल पे डिस्कस करेंगे। कॉल पे डिस्कस करने के बाद जितना भी प्राइस होगा आपको उतना अपडेट्स पहुंचाने का हम कैलकुलेट करेंगे, कितनी बार हमको कॉल करने पड़ेंगे, उस हिसाब से हम एक प्राइस आपको बताएंगे। आपको वो प्राइस ठीक लगा तो फिर आप वो प्राइस पे करके हमसे सारी डिटेल्स ले सकते हो। और जब आप वो प्राइस पे करोगे तो ये 200 आपके उसमें रिड्यूस भी हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप प्राइस नहीं पे करते हो, डिस्कस कुछ करना चाहते हो, तो ये 200 पे करके आप डिस्कस कर सकते हो। हमने कॉल्स फ्री नहीं रखी हुई हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉल्स हमारे पास फालतू की आती हैं। आप जानते हो कि अगर कोई चीज़ फ्री कर दो तो उसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है, खासकर कॉल्स की सुविधाओं का, तो हमने कॉल्स फ्री नहीं कर रखी हैं। ओके, बाकी आपका कोई डाउट है कमेंट में मेंशन करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कमेंट का रिप्लाई होता है। हर एक कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, पूरी हमारी कोशिश रहती है कि हर एक कमेंट का रिप्लाई हो। सेकेंड थिंग ये, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक टॉपिक पे, आपके बताए गए टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं। और हर एक अपडेट आपको फ्री में, हम एक प्लेलिस्ट आपको शेयर कर रहे हैं, उसमें हर एक अपडेट्स भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन कॉल की सुविधाओं के लिए आपको पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारा बहुत टाइम इन्वेस्ट होता है और फ्री करने पे बहुत सारे फालतू लोगों के कॉल्स आते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।